वेलकम बैक स्टूडेंट। आपका स्वागत है साइंस राइजर की एक नई क्लास के अंदर। और इस लेक्चर के अंदर आज हमारा टॉपिक होगा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इससे पहले हम 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। आज को जो कंप्लीट लेक्चर होगा वो मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना हमें, यानी कि मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। अब तक चार्ज को रेस्ट के ऊपर रखा हुआ था फर्स्ट यूनिट के अंदर और उसको हमने चला दिया था सेकंड यूनिट के अंदर, जिसके कारण करंट पैदा हुआ था। ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है और साथ साथ इस चैप्टर की खास बात यह कि सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए प्रिपेयर रहें अच्छे से और कंप्लीट वीडियो को देखते रहें। जो भी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेगी, कोई मटेरियल है, कोई टॉपिक शेयर करना है तो उसको जाके भी आप फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। टाइम ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, चलेंगे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के ऊपर। अब तक देखिए क्या हो रहा था। सबसे पहले तो देखिए फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जब तक आप इसको समझोगे नहीं तब तक आप नहीं कर सकते। ना आप कंपटीशन कर पाओगे, ना आईआईटी नीट कर पाओगे, ना आप बोर्ड कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। फिर रट्टाफिकेशन की ये बात नहीं है कि इसमें कोई एक दो चैप्टर है, बहुत सारा बहुत बड़ा इसका अंदर एक वो कहते हैं ना सागर है, तो उसके लिए आपको समझना ही पड़ता है। तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म क्या कहता है, इसका कहने का मतलब ये होता है कि जब कोई भी चार्ज मूव करता है तो सिंपल वर्ड में अगर मैं समझाऊं तो सपोज कीजिए कि आपके पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर आपने मान लिया। अब इस कंडक्टर के अंदर से आई अमाउंट में करंट जा रहा है और ये आई अमाउंट में करंट कब गया है, जब चार्ज का मोशन स्टार्ट हुआ है, जब चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जब चार्ज क्या कर रहा है बच्चा पार्टी, मूव कर रहा है। जब चार्ज मूव करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, करंट प्रोड्यूस करता है। ये कहता है कि जब ये चार्ज मूव कर रहा था इसके कारण करंट आया और इसी करंट के कारण क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो इसका मतलब जो चार्ज मूव करता है वो क्या बना सकता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, इसके बारे में कह रहा है। तो इसके लिए क्या हुआ, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया और उसके बेस के ऊपर हम एक एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे जिसने ये एक्सप्लेन किया था और उसी एक्सपेरिमेंट को कहेंगे उरस्टेड एक्सपेरिमेंट। उरस्टेड एक्सपेरिमेंट। आज इसका बेसिक हमें इंट्रोडक्शन करना है उरस्टेड के एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। बेसिकली इसका क्या करेंगे, हम इंट्रोडक्शन करेंगे इस चैप्टर का और मेन जो हमारा स्टार्ट हो जाएगा फिर अगले से। बट इसके जो इंट्रोडक्शन कर रहे हैं वहां पे भी मेन इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उरस्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि उसने क्या किया, एक तो कंपास नीडल, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट थी वो कंपास नीडल, ठीक है। और एक उसने क्या ले लिया, वायर ले लिया और एक ले लिया सोर्स ऑफ ईएमएफ। सोर्स ऑफ ईएमएफ, ये तीन चीजें उसने ले ली, ठीक है। अब इन तीनों चीजों के बेस के ऊपर उसने क्या किया, सबसे पहले उसने कंपास नीडल रखी। जैसे कि हमारे पास कंपास नीडल होगी और इस कंपास नीडल में आपको पता है डिफ्लेक्शन शो करती है, ये कुछ इस प्रकार की होती है, ये अपना डिफ्लेक्शन शो करती है। और ये किसकी प्रेजेंस में शो करती है, जब मैग्नेटिक फील्ड इसके पास आसपास होता है। कंपास नीडल का बेसिक पर्पस यही होता है कि डिफ्लेक्शन तभी देगी जब इसके आसपास कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड इसके पास नहीं है तो कंपास नीडल किसी प्रकार का कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगी। अब जब इसने एक कंपास नीडल ली और कंपास नीडल के बाद इसने क्या किया है मैं आपको बताता चलूं, इसने एक वायर लिया और इसके ऊपर वायर रख दिया। इसने कोई वायर लिया, सपोज कीजिए ये वायर, ये कोई वायर ले लिया और इस वायर के अंदर से आई अमाउंट ऑफ करंट पास कर दिया, आई अमाउंट में करंट। और वो कैसे पास किया है, बाय अप्लाइंग ए सोर्स ऑफ ईएमएफ। क्यों, क्योंकि अब हमने क्या किया, इसके ऊपर एक ईएमएफ का सोर्स लगा दिया। सपोज कीजिए यहां पे हमने ईएमएफ ऑफ सोर्स लगा दिया इस प्रकार से, V वोल्ट की बैटरी, इसका ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल। अब आप सबको पता है कि जब V वोल्ट का हमें यहाँ पे सोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसके कारण एक करंट की सप्लाई इसके अंदर होगी और वो करंट की सप्लाई इसके अंदर से पास होके और वापस बाहर आ जाएगी। तो उरस्टेड ने कैसे क्या नोटिस किया कि जब इस सर्किट को ऑन किया जाता है, यहाँ पे एक स्विच भी आप लगा सकते हो, यहाँ पे एक स्विच भी लगा सकते हो इस प्रकार, ये की लगा दिया या इसको स्विच कह दो। जैसे उसने स्विच को प्रेस किया यानी कि स्विच को ऑन किया तो उसने ये पाया कि इस पॉजिटिव चार्ज से करंट स्टार्ट होता है और वो पूरे सर्किट में घूम के आता है। जब पॉजिटिव चार्ज से करंट पूरे सर्किट में घूम के आता है तो ये जो नीडल है कंपास नीडल, ये डिफ्लेक्शन देना स्टार्ट कर देती है। जब इसने डिफ्लेक्शन देना स्टार्ट किया तो उरस्टेड का माथा ठनका और उसने ये पता लगाया अगर ये कंपास नीडल डिफ्लेक्शन दे रही है इसका मतलब कोई ना कोई करंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। करंट गलती से बोल गया, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है।
इसका मतलब जब करंट कैरिंग वायर जो होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, लाइट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। एक थ्योरेटिकल सा कंसेप्ट है, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। उसका कहने का मतलब ये था कि जब किसी वायर में से करंट पास किया जाता है तो वो वायर एक लाइट मैग्नेट बन जाता है। और इसका प्रूफ उसने दिया कि उसने कहा कि एक वायर लीजिए, कंपास निडल के ऊपर रखिए, उसमें से करंट को पास कीजिए, जैसे उसमें से करंट जाएगा तो कंपास निडल डिफ्लेक्शन देगी। क्यों? क्योंकि अब ये किसकी तरह काम करता है, लाइट मैग्नेट की तरह है। तो ये क्या कहेंगे, दिस वायर एक्ट एज ए लाइट मैग्नेट, एक्ट एज ए लाइट मैग्नेट। किसकी तरह काम करता है, लाइट मैग्नेट। आफ्टर पासिंग I amount of current, I amount of current. So compass needle gives deflection. Compass needle gives deflection. कंपास निडल गिव्स डिफ्लेक्शन। इसी के कारण कंपास निडल क्या देती है, डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये बात बताई गई कि इसी के कारण जो कंपास निडल होगी वो क्या देगी, डिफ्लेक्शन देगी। तो यानी कि जब किसी वायर में से करंट पास किया जाता है तो वो वायर किसकी तरह बिहेव करता है, दैट वायर बिहेव एज लाइक ए लाइट मैग्नेट। वो वायर लाइट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो बच्चा पार्टी, आपको ये पता चला कि जब इस वायर के अंदर से करंट पास किया गया तो ये सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट करने के बाद ये रहा सोर्स ऑफ ईएमएफ। तो इसने क्या किया, एक लाइट मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट किया। इसके बारे में किसने बताया था, ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट ने इसको एक्सप्लेन किया है। अब अगर इसने ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट ने इसको एक्सप्लेन किया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जब ये बातें हमारे पास चल रही थी, हमारे आसपास में चल रही थी, तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि ये मान लिया गया कि कोई भी जो करंट कैरिंग वायर होगा, जो वायर करंट को कैरी करेगा आई अमाउंट के अंदर, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, लाइट मैग्नेट की तरह। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है, ऐसे ही नहीं बोला गया। ओरस्टेड ने इसको कैसे प्रूव किया गया था, एक्सपेरिमेंटली। इसलिए वो किसकी तरह बिहेव करेगा, लाइट मैग्नेट की तरह। जब ये बातें चल रही थी तो फिर हमारे पास ये आता है, क्योंकि हमारा चैप्टर है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, यानी कि जब चार्ज मूव करता है तो वो करंट पैदा करता है, उस करंट से मैग्नेटिक फील्ड आया है, वो मैग्नेट बन जाती है, वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करती है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करना है। तो अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड बड़े इंपॉर्टेंट और इजी से टॉपिक है, कोई मुश्किल टॉपिक नहीं। और सबसे ज्यादा नीट के अंदर और आईआईटी के अंदर इसी यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन 100% हर बार पूछा जाता है इस पूरी यूनिट से, इसलिए इसको अच्छे से करना है। तो चलिए हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब सपोज कीजिए आपके पास कोई मैग्नेट है, ये कोई मैग्नेट है, ये मैग्नेट ले ली। इस मैग्नेट के चारों ये जो चारों ओर का जो एरिया बचता, जो मैंने बना दिया ये स्पेस, ये मैग्नेट के चारों ओर स्पेस, इस स्पेस के अंदर अगर आपने कोई दूसरी मैग्नेट लेके आए, सपोज कीजिए इस स्पेस से जस्ट यहां पे, इस स्पेस से जस्ट यहां पे कोई मैग्नेट है दूसरी, ठीक है। क्या किया मैंने, ये हमारे पास एक मैग्नेट थी और इस मैग्नेट का ये पूरा स्पेस है और इस स्पेस से बाहर एक मैग्नेट रखी हुई है। तो इन दोनों के बीच कोई भी फोर्स नहीं होगा। अगर मैं इस मैग्नेट को उठाऊं, यहां से इस मैग्नेट को उठाऊं और इस मैग्नेट को उठा के इसके अंदर ले आऊं, इस स्पेस के अंदर ये ले आया, तो अब इन दोनों के बीच एक फोर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इन दोनों के बीच क्या होगा, एक फोर्स होगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किसी मैग्नेट के चारों ओर स्पेस होता है। ये इसका नॉर्थ है और ये इसका क्या है, साउथ है। तो क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में इट इज अ स्पेस, ये चारों ओर का स्पेस अराउंड है मैग्नेट, उस मैग्नेट के चारों ओर स्पेस जिसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स को फेल्ट किया जा सकता है दूसरी मैग्नेट के द्वारा। ऐसे ही डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक में आपको दी गई थी, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस किया गया था। तो क्या कह सकते हैं मैग्नेटिक, इसके बारे में हम इसके बारे में कह सकते हैं, इट इज अ स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी फेल्ट। तो हम क्या कहेंगे, इसमें कहेंगे कि इट इज अ स्पेस अराउंड, डेफिनेशन लिखो तो इट इज स्पेस अराउंड मैग्नेट, अराउंड अ मैग्नेट, मैग्नेट के चारों ओर का वो स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी फेल्ट, मैग्नेटिक फोर्स कैन बी फेल्ट, जिसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स को फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं।
और हमेशा इस मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट किया जाता है बच्चा पार्टी बी से, और बी के ऊपर वेक्टर, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये कौन है, मैग्नेटिक फील्ड है ये, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। और वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण इसके ऊपर क्या लगा दिया हमने, वेक्टर की नोटेशन लगा दी है जो आपको ऊपर दिखाई दे रही है, तो ये वेक्टर की नोटेशन है। इसका मतलब सिंपली अगर हम बात कहेंगे तो द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी फेल्ट, उसको हम क्या कर सकते हैं, फेल्ट कर सकते हैं। अब हम बात क्या करते हैं कि जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को, अभी तक हमने क्या किया, ये मैग्नेटिक जो है फील्ड की बात की है, अब हमने क्या किया, इस फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल को रख रहे हैं तो उसके ऊपर कितना फोर्स आएगा। अब यहाँ पे बातें क्या चल रही है, स्टार्टिंग में हमने क्या किया, इस मैग्नेटिक फील्ड को बनाया, वो कैसे बनाया, किसी वायर में से करंट को पास करके। अब जो मैग्नेट बना है वो क्या होती है, उसकी डेफिनेशन हमने ली मैग्नेटिक फील्ड की। अब हमने यहाँ पे क्या किया, मैग्नेटिक फोर्स के डिस्कस करते हैं, और जिसको कहते हैं हम लोरेंट्ज फोर्स, लोरेंट्ज फोर्स, लोरेंट्ज फोर्स की बात करते हैं। लोरेंट्ज फोर्स, इसकी बात करेंगे हम। अब लोरेंट्ज फोर्स की जब हम बात करते हैं तो देखिए, लोरेंट्ज फोर्स की हम यहाँ पे बात करेंगे। अब लोरेंट्ज फोर्स कब आता है, सबसे पहले तो बात यह है, जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को, जब किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स आता है, जिस फोर्स को हम क्या कहते हैं, लोरेंट्ज फोर्स कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, दिस इज द फोर्स कम्स इनटू प्ले, दिस इज अ फोर्स, दिस इज अ फोर्स which comes into play, comes into play when charge particle placed in magnetic field, when charge particle placed in magnetic field, placed in magnetic field B, मैग्नेटिक फील्ड को आगे से मैं बी से डिनोट कर दूंगा, यानी कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसके ऊपर क्या आएगा, एक फोर्स आएगा, और उसी फोर्स का नाम क्या हो जाएगा, लोरेंट्ज फोर्स हो जाएगा। और इसी लोरेंट्ज फोर्स को हम डिनोट करते हैं F इंटू एल से, F इंटू एल, इसको हम क्या कहते हैं, लोरेंट्ज फोर्स कहते हैं। अब सपोज कीजिए कि आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है और वो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, उसके अंदर क्या है, देखिए अब मैं क्या करता हूं, इस चार्ज पार्टिकल की मोशन को लेता हूं एक्स एक्सिस की तरफ, तो इसका ले लिया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, दैट इज एक्स एक्सिस की तरफ हमने इसका क्या ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन के अंदर। अब सपोज कीजिए कि ये जो पार्टिकल है वो कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v के साथ, विद वेलोसिटी v एंड मेकिंग एन एंगल थीटा, कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। नेक्स्ट, अलोंग दिस डायरेक्शन इसका क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, अलोंग दिस डायरेक्शन फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकाली, वो राइट हैंड स्क्रू रूल से निकालते हैं, वो मैं आपको सिखा दूंगा निकालना। इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, आपको दिखाई दे रही है ये जो वेलोसिटी है। अब मैंने क्या कहा, एक चार्ज पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस लग रहा है, और वो चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में एंगल थीटा बनाता हुआ v वेलोसिटी के साथ निकल रहा है। ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है, ये सिचुएशन है। क्या बताया, फर्स्ट पॉइंट इज मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग अलोंग x axis and a particle with velocity v making angle theta with b, ये b मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, पहला कंपोनेंट तो क्या हो सकता है, अलोंग द डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन के अलोंग, और दूसरा कंपोनेंट हो सकता है इस डायरेक्शन के अलोंग। अब ये जो कंपोनेंट है ये होगा v sin थीटा के बराबर, और ये कंपोनेंट होगा v cos थीटा के बराबर अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये कंपोनेंट हो गए। अब क्या बताया गया, एक्सपेरिमेंटली ये बताया गया कि जो हमारे पास फोर्स होगा, जो फोर्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा F के बराबर, वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा चार्ज क्यू के। सपोज कीजिए यहाँ पे चार्ज क्यू प्रेजेंट था, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, चार्ज क्यू के, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा v sin थीटा के, एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड B के, इन तीनों के। That is force is directly proportional to charge component v sin theta which is perpendicular to magnetic field, वही कंपोनेंट लेना जो b के परपेंडिकुलर होगा, और b के परपेंडिकुलर ये है कंपोनेंट v sin theta एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b के। अगर तीनों इक्वेशन को कंबाइन करता हूं तो दैट कम्स आउट टू बी f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q इनटू v sin theta और इनटू में b के बराबर। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया तो कोई कांस्टेंट आता है, और उस कांस्टेंट को हम क्या लिखते हैं, k के बराबर, दैट इज k इनटू q v b sin
थीटा, क्या वी बी साइन थीटा। अब यहाँ पे जो k है उस k की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर, दैट k इज इक्वल टू में 1। सो फोर्स कम्स आउट टू बी क्यू वी बी साइन थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। ये हमारे पास क्या आ गई, फोर्स की वैल्यू है। यहाँ पे k की वैल्यू क्या ले ली हमने, 1 के बराबर ले ली है, और k को 1 पुट करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी क्या वी बी साइन थीटा। तो ये क्या आ गया हमारे पास, फोर्स आ गया। इसका मतलब जब किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स आएगा दैट फोर्स इज द क्यू वी बी साइन थीटा। ऑलवेज रिमेंबर, ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी कोई आपको कहते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है तो उसके ऊपर कितना फोर्स आएगा, तो फोर्स कम्स आउट टू बी क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहाँ पे बात आती है कि सर आपने ये तो बता दिया कि इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो क्यू वी बी साइन थीटा होगा, पर ये नहीं बताया है कि इसकी डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब इस फोर्स की जो डायरेक्शन को फाइंड आउट करना हमें, वो डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे हम राइट हैंड स्क्रू रूल से। किससे फाइंड आउट करेंगे हम, राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल से इसकी डायरेक्शन को, राइट हैंड स्क्रू रूल, ये हमारा राइट हैंड है, इसके स्क्रू रूल से बात करेंगे। अब इसको कैसे, जैसे कि आप बात करते हो, ये जो हमारा अंगूठा है, ये अंगूठा है, ये किसकी डायरेक्शन देगा, फोर्स की, और जो हमारी उंगलियां हैं वो किस तरफ जाएंगी, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। अगर ये पार्टिकल पॉजिटिव है, पहली बात करेंगे चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है। अब चार्ज पार्टिकल अगर पॉजिटिव हुआ तो ये किसके बराबर हो जाएगा, मैं इसको फर्दर और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिखाता हूं। दैट इज फोर्स इज इक्वल टू में चार्ज पार्टिकल इनटू में v क्रॉस b, ऐसे इस प्रकार से। क्यों, क्योंकि हमने साइन थीटा को रिमूव किया है। अगर मैं साइन थीटा को रिमूव करता हूं तो क्रॉस प्रोडक्ट आता है, दैट क्रॉस प्रोडक्ट इज v क्रॉस b एंड f इज इक्वल टू में q इनटू v क्रॉस b, दैट इज फॉर पॉजिटिव चार्ज। अगर यहीं पे नेगेटिव चार्ज होता तो मैं लिखता f इज इक्वल टू में माइनस q इनटू v क्रॉस b, दैट इज माइनस क्यू इंटू वी क्रॉस बी, और उसके लिए क्या लिखा, प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी, एंड यहाँ पे क्या लिखा मैंने, माइनस क्यू इंटू वी क्रॉस बी। और ये किसके लिए है, ये माइनस क्यू के लिए, ये प्लस क्यू के लिए है। अब इसके ऊपर देखिए राइट हैंड स्क्रू रूल लगा के आपको दिखाता हूं। अब देखिए दिस थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड दैट कर्ल्स, उंगलियां को आपने इस प्रकार करना है कि ये v क्रॉस b दे, यानी कि v से b की तरफ जाए। अगर ये v से b की तरफ जा रही है तो इस प्रकार से थंब किस डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर की तरफ। ये कब होगा, जब ये पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर यही पॉजिटिव नेगेटिव होता तो जो डायरेक्शन पॉजिटिव के लिए है उससे अपोजिट कर दो, यानी कि आपकी जो उंगलियां हैं ये कहां से कहां जानी चाहिए, v वेक्टर से लेकर b वेक्टर तक। v इज द वेलोसिटी वेक्टर, b इज द मैग्नेटिक फील्ड, तो इस v वेक्टर से b वेक्टर की तरफ ऐसे जाएंगी तो थंब ऊपर की तरफ दे रहा है, ये किसके लिए हो जाएंगे, पॉजिटिव। अगर आपको नेगेटिव के लिए निकालना तो आप पहले क्या कीजिए, पॉजिटिव के लिए निकाल लीजिए, जो आएगी उससे अपोजिट कर दीजिए। पॉजिटिव के लिए ऊपर की तरफ आइए तो नेगेटिव के लिए किस तरफ हो जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सिर्फ इतना ही आपको करना है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं करना। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, फोर्स आ जाएगा। अब इस फोर्स के भी आपके ऊपर हमें बहुत सारे काम करने हैं, वो कैसे करने हैं वो देखिए। अब हमने निकाल लिया कि दैट इज फोर्स इज इक्वल टू में क्यू इंटू वी साइन थीटा के बराबर, ठीक है। अगर मैं ये निकालूं दैट इज द बी इज इक्वल टू में एफ डिवाइडेड बाय में क्यू इंटू में वी इंटू में साइन थीटा के बराबर, ठीक है। ये हमने कर लिया, इसको हमने फाइंड आउट किया है, और इसको फाइंड आउट करने के बाद हमने इस तरफ आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखिए F जो है हमारे पास, जो B है, देखिए B इज इक्वल टू में F इफ चार्ज इज 1 कूलम, वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड एंड थीटा इज 90 डिग्री, दैट इज साइन 90 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू में F डिवाइडेड बाय में 1 कूलम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड इंटू 1 मीटर पर सेकेंड, और यहां पे है साइन 90, ये हो गया। अब यहां से एक डेफिनेशन हम डिराइव कर सकते हैं। क्या डेफिनेशन कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल जिसका चार्ज 1 कूलम हो, वो 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ राइट एंगल यानी कि परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है, तो उसके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसके बराबर होगा, फोर्स के बराबर। यहाँ पे क्या बताया मैंने, अगर 1 कूलम चार्ज 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि एंगल कितना बना, 90 डिग्री। जब एंगल 90 डिग्री बनता है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसा हुआ, परपेंडिकुलर हुआ। अगर मूव करता है तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि B इज इक्वल टू फोर्स, B इज इक्वल टू फोर्स इफ
a charge particle of 1 coulomb moving in a perpendicular को ऐसे लिख रहा हूं, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, ताकि ज्यादा बड़ा लंबा वीडियो ना बने, मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। अगर एक चार्ज पार्टिकल 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ, एक कुलाम चार्ज, क्या बोला मैंने, अगर एक चार्ज पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज कितना 1 कुलाम, वो मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ, जो उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसके बराबर होगा, फोर्स का। ये वैल्यू यहां से आपने निकाली है, ठीक है, ये बी की वैल्यू आपने यहां से निकाली है। अब आप बी की अगर यूनिट की बात करोगे, इसकी यूनिट की बात करोगे, तो इसकी जो यूनिट होती है वो एसआई सिस्टम के अंदर होती है टेस्ला, और इसको लिखते हैं एक वर्ड में कैपिटल टी से, कैपिटल टी, टेस्ला। अगर मैं इसके सीजीएस यूनिट की बात करूं, इसके अगर मैं सीजीएस की बात करूं, तो सीजीएस यूनिट होती है घोष, जी से लिखते हैं, और इसको जी से लिखते हैं या फिर GUASS, घोष, ठीक है, इसके बराबर भी लिख सकते हैं, तो किसी के बराबर इसको लिखा जा सकता है। एसआई यूनिट टेस्ला और सीजीएस यूनिट घोष होती है, इसको एक कैपिटल जी या इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये सारी यूनिट आपको पता होनी चाहिए कि इसकी एसआई यूनिट टेस्ला होती है, सीजीएस यूनिट घोष होती है, उसको इस प्रकार से लिखा जाता है। अब इतना पढ़ने के बाद यहां पे मैं आपको बता दूं, जो आपने फॉर्मूला डिराइव किया था फोर्स का, F इज इक्वल टू Q इंटू बी साइन थीटा। अगर यहां पे कुछ स्पेशल केस की बात करें, कुछ स्पेशल केस का मतलब अगर मैं यहां पे थीटा को 90 डिग्री के बराबर पुट कर दूं, तो ये जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा। मैक्सिमम फोर्स का मतलब दैट इज QV इंटू बी, और साइन 90 की वैल्यू किसके बराबर होती है, साइन 90 इज 1, सो दिस कम्स आउट टू बी ए QV इंटू बी के बराबर। इसका मतलब जब कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली मूव करता है तो उसके ऊपर कैसा फोर्स लगता है, मैक्सिमम फोर्स लगता है। ये बात निकल के आई, इससे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आ रहा है, अगर कोई पार्टिकल परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर कितना फोर्स होता है, मैक्सिमम फोर्स होता है। इसलिए हमने यहाँ पे डेफिनेशन में भी उसके अंदर क्या लिया, मैक्सिमम फोर्स की बात की है। इसी का दूसरा स्पेशल केस की अगर मैं बात करूं, सेकंड केस, अगर यहाँ पे थीटा किसके बराबर हो, 0 डिग्री के बराबर, तो फोर्स किसके बराबर होगा, Q इंटू वी इंटू बी इंटू साइन 0। अब साइन 0 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर, तो फोर्स भी कितना हो जाएगा, 0, जिसको हम क्या कहेंगे, मिनिमम फोर्स होगा। यानी कि अगर जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आया, दोनों की डायरेक्शन सेम हुई, तो हमारे पास मिनिमम फोर्स होगा। मतलब क्या हो गया, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है और उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसके ऊपर पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। यानी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, या तो परपेंडिकुलर जाएगा तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, और उस मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, ये निकाली थी। अगर वो उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, उसी डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, दोनों की डायरेक्शन सेम, तो थीटा 0 डिग्री, साइन 0 0, तो फोर्स मिनिमम 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा, 0 के बराबर फोर्स होगा। ये आपको मैं समझाना चाहता हूं, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बेसिक के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, एक रूल के बारे में पढ़ना है, जिसके बारे में बात करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और उससे पहले यहाँ पे कुछ और बात भी देख लेते हैं, उससे पहले एक टॉपिक और कर लेते हैं, छोटा सा है, F इज इक्वल टू, मैं QV इंटू बी, मैक्सिमम फोर्स की बात कर रहा हूं। अब क्या हो जाएगा, देखिए फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 न्यूटन, चार्ज को कितना लिखता हूं, 1 कूलम, और वेलोसिटी को मैं क्या लिखता हूं, 1 मीटर पर सेकेंड, और मैग्नेटिक फील्ड को लिखता हूं 1 टेस्ला, ठीक है। अगर मैं निकालू 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय में 1 कूलम और 1 मीटर पर सेकेंड, 1 कूलम 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 टेस्ला, ये आ गया। इसको रेडियंस किया, 1 टेस्ला इस तरफ रखा, ये दोनों चीज इस तरफ रखी, यानी कि इस मैग्नेटिक फील्ड को 1 टेस्ला, और यहाँ पे थीटा कितना लिया था बच्चा पार्टी, थीटा इज 90 डिग्री, आपको पता है मैक्सिमम फोर्स ले रखा है, तभी तो यहाँ पे QV भी आया, नहीं तो QV भी साइन थीटा लेते थे हमेशा, ये बात आई। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि दैट इज मैग्नेटिक फील्ड सेड टू बी 1 टेस्ला। आपसे किसकी डेफिनेशन ले रहा है, डिफाइन 1 टेस्ला, क्वेश्चन आ गया, डिफाइन 1 टेस्ला, 1 टेस्ला, ये क्वेश्चन आ गया, 1 टेस्ला को डिफाइन कीजिए। तो हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड को क्या कहेंगे, 1 टेस्ला के बराबर कहेंगे, इफ 1 कूलम चार्ज मूव्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर 1 कूलम चार्ज
परपेंडिकुलर मूव कर रहा है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, विद वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, इट एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, तब उस मैग्नेटिक फील्ड को किसके बराबर कहेंगे, 1 टेस्ला के बराबर। दोबारा से बता रहा हूं, अगर 1 कूलम्ब चार्ज 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है और वो 1 न्यूटन फोर्स फील करता है, तो देन इट इज नोन एज ए 1 टेस्ला। इसको इंग्लिश में लिखना तो इस प्रकार लिख दीजिए, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे बी लिख रहा हूं क्योंकि ताकि टाइम कम लगे, बी इज सेड टू बी ए, बी इज सेड टू बी 1 टेस्ला इफ 1 कूलम्ब चार्ज, 1 कूलम्ब चार्ज moves with velocity of 1 meter per second in perpendicular magnetic field, in perpendicular magnetic field and experience a force of 1 न्यूटन। कितने का फोर्स को फील करें, 1 न्यूटन के, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को क्या कहते हैं, 1 टेस्ला के बराबर कहते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला क्या होती है, उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे बता दी है। अब मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला आने के बाद यहाँ पे एक रूल को एक्सप्लेन करेंगे और वो रूल होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये सारी बेसिक बातें, जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको करवा रहा हूं ताकि आपको आगे जाके इजी हो जाए। अब इन सब बातों के बारे में वहां पे हमें टाइम खराब ना करना पड़े बार बार बताने के लिए। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की बात करते हैं। जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होता है उसका भी हम यहाँ पे किस लिए यूज करते हैं, दैट इज यूज फॉर टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए यूज किया जाता है, किसके लिए बताने के लिए, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बताने के लिए, दैट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए यूज किया जाता है, लिख देता, ठीक है। अब ये रूल क्या कहता है, कि ये रूल ये कहता है कि सपोज कीजिए आपके लेफ्ट हैंड की बात कर रहा है, ये लेफ्ट हैंड है, आपकी लेफ्ट हैंड की सबसे पहले थंब, फर्स्ट फिंगर एंड सेकंड फिंगर, 3 फिंगर लेनी है। इसको कहते हैं थंब, इसको कहते हैं फोर फिंगर और इसको कहते हैं मिडल फिंगर, मिडल या सेंट्रल फिंगर कहते हैं, इसको सेंट्रल या मिडल कहते हैं। ये तीनों आपको इस प्रकार से स्ट्रीच करने की, तीनों एक दूसरे के क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। अब देखिए अगर मैं इनको इस तरह से स्ट्रीच करता हूं, इस तरह से देख लीजिए, तो ये आपकी डायरेक्शन क्या, थंब है, ये थंब, ये फोर फिंगर और ये सेंट्रल फिंगर। अब ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके और ये इसके भी है, तो तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इस तरह से स्ट्रीच करना है, तो तब जो थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन देता है, फोर फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की, और ये सेंट्रल फिंगर करंट की डायरेक्शन देती है। उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि स्ट्रीच योर थंब, फर्स्ट फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन thumb gives the direction of force, first finger gives the direction of magnetic field and central finger gives the direction of current। इसलिए कहते हैं FBI, F का मतलब फोर्स, B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड और I का मतलब करंट। FBI 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 FBI, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। पहले ये फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट के बारे में देती है। इसी को हम क्या कहते हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि स्ट्रीच योर, ये कहता है stretch your thumb, forefinger and central finger, ये 4 हो जाएगा ऐसे वाला, फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर such that they are perpendicular to each other, they are mutually perpendicular, ये क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। देन तब क्या होगा, थंब जो होगा आपका, जो थंब होगा वो किसकी डायरेक्शन देगा, फोर्स की डायरेक्शन देगा बच्चा पार्टी, किसकी भाई, फोर्स की। थंब किसकी डायरेक्शन देगा, फोर्स की। इसके बाद जो हमारे पास फोर फिंगर ली हमने, ये किसकी डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड की, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड की। और इसके बाद आपकी जो सेंट्रल फिंगर होगी, वो सेंट्रल फिंगर किसकी डायरेक्शन देगी, करंट की।
इसलिए हम इसको किससे लिखते हैं, एफ से, इसको किससे लिखते हैं, बी मैग्नेटिक फील्ड से, और इसको लिखते हैं करंट आई से। तो हम इसलिए कहा था एफ बी आई। थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द फोरफिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड सेंट्रल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसी को हम क्या कहते हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं, दैट इज नोन एज ए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होने के बाद, ये सारी जनरल डिस्कशन करने के बाद, अब यहाँ पे आपको कुछ बातें मैं बता रहा हूं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इसके अंदर क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। और उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं सिमिलरिटी, देखते हैं किस किस के बीच में सिमिलरिटी हो। सिमिलरिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जिसको बी से लिखते हैं एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको किससे लिखा जाता है, ई से, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस के बीच सिमिलरिटी देखनी हमने, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच, इन दोनों के बीच। ठीक है, अब मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या सिमिलरिटी होती है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। अब सबसे पहली सिमिलरिटी की बात करेंगे, फर्स्ट सिमिलरिटी। अब बी क्या है, बी एंड ई बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी, बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी, दोनों के दोनों कैसी है, वेक्टर्स हैं। चाहे बी की बात करो चाहे ई की बात करो, दोनों के दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब सेकंड की बात करेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के दोनों किस पे ऊपर डिपेंड करते हैं, टाइम के ऊपर। बी एंड ई बोथ डिपेंड अपॉन टाइम, बोथ डिपेंड अपॉन टाइम। किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, टाइम के ऊपर। चाहे बी की बात करें चाहे ई की बात करें, दोनों के दोनों टाइम के ऊपर डिपेंड करते हैं। थर्ड की बात करेंगे, बोथ ओबे द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, बोथ ओबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये आपको पहले यूनिट में समझाया गया था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, क्योंकि वहां पे भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, वहां पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में बताया गया है। तो दोनों के दोनों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं, दोनों डिपेंड करते हैं टाइम के ऊपर, और दोनों के दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये हमारे पास हमने बात की है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या हो सकता है, अब की बात की थी हमने सिमिलरिटी की, अब हम किसकी बात करेंगे, डिफरेंस की बात करेंगे। तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा वो देखिए, डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड बी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ये समझ जाना, ये मैग्नेटिक फील्ड है और वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होगा इसके बारे में बात करनी है। अब देखिए, मैग्नेटिक जो फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी कि फर्स्ट सिमिलरिटी की बात करूंगा तो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ये है सबसे पहला डिफरेंस। यानी कि जब आपने मैग्नेटिक फोर्स निकाला F इज इक्वल टू मैं क्या हूं, V इंटू बी, और यहाँ पे साइन को कितना लिया, 90 डिग्री। इसका मतलब जो फोर्स है वो किसके परपेंडिकुलर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अब ये डायग्राम से भी आपको समझ आ रहा होगा, जब मैंने आपका डायग्राम बनवाया था स्टार्टिंग के अंदर, ये देखिए ये डायग्राम रहा आपका, ये वाला डायग्राम। इस डायरेक्शन में तो कौन है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये है फोर्स की डायरेक्शन। दोनों में एंगल कितनी डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का है। बट इलेक्ट्रिक के केस में ऐसा कुछ नहीं होता बच्चा पार्टी। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला होता है वो होता है क्यू मल्टीप्लाई बाय ई के बराबर। तो यहाँ पे कोई साइन थीटा का कंपोनेंट नहीं होता, कोई एंगल नहीं होता इनके बीच। तो पहला बेसिक डिफरेंस तो यही है कि जब आप बात कर रहे हो फोर्स वो परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के, बट इलेक्ट्रिक के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दूसरी देखिए डिफरेंस क्या है, सेकंड, अगर आप किसी भी चीज को, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स है वो वर्क करता है किसी चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस करने में, कैसे, अगर एक चार्ज पार्टिकल क्या यहां पर था और यहां पे पहुंच गया, किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा, किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा। ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा यहां तक पहुंचा तो यहां पे क्या होगा, वर्क डन होगा, क्या होगा, वर्क डन होगा। बट मैग्नेटिक फोर्स के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यहां पे वर्क डन का कंसेप्ट होता ही नहीं है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि देयर इलेक्ट्रिक के केस की अगर हम बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, कौन सा फोर्स लिया हमने, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये फोर्स तो लिख ही दिया, डज वर्क, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करता है, वर्क करता है, डज वर्क इन डिस्प्लेसिंग
इन डिस्प्लेसिंग चार्ज पार्टिकल, इन चार्ज पार्टिकल। और किसी को ऐसे समझ नहीं आ रहा तो मैं इसके लिए बता दूं, आपने क्या किया था, पोटेंशियल का टॉपिक और पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक पढ़ा था। वहां पे क्या करते थे, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से उठा के किसी पॉइंट तक लेके आते थे, तो वो क्या हो जाता था, किसी चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लेके आने के लिए जो वर्क डन किया गया उसको क्या कहते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब पार्टिकल इन्फिनिटी से किसी ए पॉइंट पे आया तो पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ तो वर्क डन हुआ। बट यहाँ पे मैग्नेट के अंदर ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं होता है। तो दीज आर द बेसिक टू डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। पहला, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, बट इलेक्ट्रिक के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। सेकंड, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रहे हो, किसके अंदर, आप डिस्प्लेस कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वहां पे वर्क डन होता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आज का ये बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपके लिए करवा दिया है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो मेन लेक्चर से होगा, जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे। आज कंप्लीट बेसिक इंट्रोडक्शन की आपके साथ बात की है। तो आज के लिए इतना। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। थैंक यू।